हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल DSI फॉर इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा और इसी टेंस को सीखने के बाद इस वीडियो के जस्ट बाद आपको मिलेंगे वॉइस का और उसके बाद मिलेंगे नरेशन का वीडियोस। नो डाउट जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेगा और यहाँ पर जिस अनुसार से मैं टेंस बताने जा रहा हूँ इसके अनुसार से अगर आप कंप्लीट रूप से देखते हैं तो यकीन दिलाता हूँ कि आप वॉइस और नरेशन को चुटकियों में बना लेंगे। ये हमारा वादा आपसे, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ में। आइए वीडियो को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है, आपने पढ़ा भी होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इससे पहले कुछ वीडियो में भी मैंने बेसिक बातें दी हुई है। उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर के देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। तो टेंस के बारे में जो आपने पढ़ा है, कितने प्रकार का टेंस पढ़ा है? 3 प्रकार के पढ़े हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स पढ़ाए भी, बहुत सारे ट्विटर ने भी पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन मैं जो आज बताने वाला हूँ टेंस का जो रूप बताने वाला हूँ वो टेंस का रूप बताने वाला हूँ 4, जिसमें सबसे पहला टेंस बताऊँगा मैं इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यही है। और इसी का मैंने निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाने के लिए बताया हुआ पिछले वीडियो में, और वो किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो वो टेंस का सेंटेंस है। दूसरी एक और बात बता दें कि मेन वर्ब जल्दी बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अगर होता है तो वो सेंटेंस जो है वो टेंस के अंदर नहीं आएगा, वो सेंटेंस आपका चला जाएगा कहाँ? इंपेरेटिव में। कहाँ पे चला जाएगा? इंपेरेटिव में। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा इसका कुछ इसके लॉजिक्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसी के आधार पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है? थोड़ी सी एक और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल सी बातें बताना चाहूँगा कि आप सेंटेंस को, टेंस को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टेंस होता है वो टेंस हमारा होता है इंडेफिनिट। ध्यान से समझिएगा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कुछ ऐसे काम कौन सा? वो भी हमारा हैबिट वाली अगर बातें बताते हैं, जैसे मैं चाय पीता हूँ, रूटीन वाली बातें बताते हैं कि मैं रोज सुबह टहलने के लिए जाता हूँ, ठीक है? नेचुरल वाली बातें अगर बताते हैं, सूरज पूरब में उगता है, इस तरीके के सेंटेंस अगर बताते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पता नहीं रहता। अगर स्टार्टिंग पता है तो एंडिंग नहीं, एंडिंग पता है तो स्टार्टिंग टाइम पता नहीं रहता, और कब से शुरू हुआ है ये भी पता नहीं रहता है, ठीक है? तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट सेंटेंस बोलेंगे। तो अब जरा सा देखिए कि इसको अगर आप प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, अगर आप इसको प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। वो कौन सा सिंगुलर वर्ब है? तो V5 होता है। V5 का मतलब क्या है? V1 के साथ में S और ES ऐड करके बनाना, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? दूसरी बातें जरा ध्यान दीजिए। उसके बाद होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन होता है भाई? तो V1 होता है। प्लूरल वर्ब लगाना होता है, ठीक है? इतनी बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ज़्यादातर फोकस हमें इसी चीज़ पर करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। तभी जो है कि आपको टेंस के बाद वॉइस और नरेशन समझ में आ पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल्स भी आपने पढ़ा होगा, है ना? इसका एग्जाम्पल्स आपने कैसे पढ़े? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या लिखते हैं? आई टीच इंग्लिश, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि लिखते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ती है, तब कैसे बोलेंगे? वो अंग्रेजी पढ़ती है तो सी रीड्स इंग्लिश, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पर जाकर और कीजिए, ये हमारा V1 है, और ये हमारा क्या है? V5 है। क्यों? C हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में है और I एक्सेप्शनली है। इसको सिंगुलर में भी देखते हैं लिखा हुआ, लेकिन होता सिंगुलर प्लूरल किसी में भी एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है। लेकिन V1 है यहाँ पर, इसके पहले जो छुपा रहता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंडेफिनिट सेंटेंस में जहाँ V5 रहता है वहाँ पर कुछ वर्ड, कुछ हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है। क्योंकि देखो अभी तुरंत मैंने कहा है कि मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो यहाँ आई के बाद टीच आ गया, मेन वर्ब तो आ गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है भाई? नहीं है ना?
तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। सी रीड्स, यहाँ पर देखिए V5 का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, क्योंकि मेन वर्ब वगैरह हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है, अंडर टेंस में हम काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के सबसे पहले में सिंगुलर वर्ब अगर है तो यहाँ पर हमारा छुपा रहता है डज, इस बात को ध्यान रखना है। और जहाँ V1 रहता है प्लूरल रहता है वहाँ पर छुपा रहता है डू, ठीक है। या शॉर्टली एक और बात ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा आई वी यू दे, ये चीज़ अगर रहता है, इसके साथ में V1 का इस्तेमाल करते हैं, और अगर V1 इस्तेमाल करें तो यहाँ पर डू छुपा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा, थर्ड पर्सन, खास करके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर आ जाए तो इसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, V5 लगाएंगे, और उसके वहाँ छुपा रहता है क्या, डज, ठीक है, ध्यान रखना है। और हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो इंडिफिनिट में प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट यानी आई टीच इंग्लिश, सी रीड्स इंग्लिश, इसी प्रकार से बोल सकते हैं आई ईट फूड, आई ईट बनानास, ठीक है, इस प्रकार का। तो इंडिफिनिट में ये तो चलिए प्रेजेंट टाइम में हम लोग बनाएंगे। एक बात लेकिन ध्यान रखना है कि जो टेंस में पढ़ा रहा हूँ इंडिफिनिट, ये 1 नंबर का है। कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। अभी प्रेजेंट को अब आगे लेके चलते हैं हम पास्ट में। किस में लेके चल रहे हैं, पास्ट में, जरा ध्यान से समझिएगा। तो पास्ट में अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसका पास्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है पता है, पास्ट में इंडिफिनिट यानी वही हैबिट, रूटीन या नेचुरल इवेंट्स को हम इंडिफिनिट फॉर्मेट में बता रहे हैं, अनिश्चित के रूप में बता रहे हैं। तो ये पास्ट टाइम अगर हम बता रहे हैं तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं फिर भी समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे वॉइस आपको बताना है और भी बेस्ट ट्रिक से बताना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ डायरेक्ट V2 यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 यूज हो रहा है। तो इसमें किस टाइप का, जब भी सेंटेंस आपको सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 मिलेगा तो ध्यान रखना है कि वो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा। किसका होगा, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा। और यहाँ पर भी आप देखिए डायरेक्ट मेन वर्ब यूज किया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, छुपा हुआ। क्यों कि मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, कहाँ पर, टेंस में। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर छुपा रहता है डीड। ये कब बाहर आएगा, सेंटेंस यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये अगर बाहर आ गया तो इसका स्ट्रक्चर निगेटिव में हो जाता है, डिड नॉट प्लस, तब ये जाकर के यही V2 क्या बन जाता है, V1 बन जाता है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इतना ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव बन जाने, सिंपल अगर रहेगा तो V2 ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव बन रहा है तो इसका अंदर का डिड बाहर आ जाएगा। V2 से पहले डिड छुपा रहता है, एक बात ध्यान रखना, ये पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई टाउट इंग्लिश, इस सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है, आई टाउट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया। ये क्या है, हमारा V2 है। क्या ये V2 है। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। क्यों किया ऐसा, क्योंकि एक बात ध्यान, इस जगह पर छुपा हुआ था क्या मेरा, ये डिड, और वही डिड यहाँ पर निगेटिव में बाहर आ जाता है। इंट्रोगेटिव बनता क्या, मैंने पढ़ाया, डिड आई टीच, ठीक है, तो वो चीज़ स्टार्टिंग में हो जाता, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसी का शॉर्ट में अगर आप फ्यूचर में देखना चाहें तो फ्यूचर का हालांकि आप सबको पता होगा, फिर भी आप जरा सा देख लीजिए। फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, इसके बाद में V1 का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच, और जो चीज़ पढ़ाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उधर हम लगा देंगे। तो सेल विल का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना है, सेल विल के बाद V1 का इस्तेमाल होता है किसमें, इंडिफिनिट में। इस बात को जरा ध्यान रखिए कि 1 नंबर का टेंस है इंडिफिनिट। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ये चीज़ हमारा चलता है, पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 है, और फ्यूचर का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सेल विल और V1 है, ठीक है। अब दूसरे नंबर के टेंस की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर का अगर टेंस देखेंगे, दूसरे नंबर टेंस का नाम है इम्परफेक्ट, सभी जानते हैं, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। इसमें जरा सा देखिए, इसमें शॉर्टली आपको समझना है, इसमें रहा वाली बातें रहता है। क्या रहता है, रहा यानी लगातार जारी है, चल रहा, कंटिन्यू वाली बातें होती है। प्रेजेंट टाइम में इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस
टू बी का मतलब क्या, इज एम आर, उसके बाद बिफोर। ध्यान रखना ये मेन वर्ब का बिफोर रूप होता है, उसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पास्ट टाइम में ये चीज सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद क्या होता है बिफोर, तब जाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर फ्यूचर में इसको लेकर के चले जाऊं मैं तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल तो लगेगा ही, फ्यूचर है तो सेल या विल लगेगा ही, लेकिन यहाँ बी, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लगता है। इतना ध्यान रखना है। अगर कोई सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप क्या बनाएंगे, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अगर कुछ ऑब्जेक्ट मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश लिख देंगे। पास्ट टाइम में मैं पढ़ा रहा था क्या बन जाएगा, आई वाज टीचिंग। ठीक है, यही चीज फ्यूचर में अगर मैं पढ़ा रहा हूँगा तो क्या बनाएंगे, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि देखिए इज एम आर लगा हुआ है तो आई के साथ एम लगा दिए, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आर लगता है। और वाज वेयर की जब बात आती है तो आई के साथ वाज लगता है, ठीक है, बाकी थर्ड पर्सन के साथ वाज लगता है, बाकी यू और वी और दे तथा जो भी प्लूरल होते हैं उसके साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं। सेल का इस्तेमाल करेंगे तो आई एन वी के साथ सेल है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ये शॉर्टली एग्जांपल दे रहा हूँ। कंटिन्यू वाली जब बातें रहेगी, रहा वाली बातें, एक चीज ध्यान रखना है कि इज एम आर जो लिखा हुआ है, इज एम आर के बाद में क्या लगा हुआ है, यहाँ बिफोर लगा हुआ है, यहाँ गौर कीजिए। वाज वेयर के साथ में भी बिफोर लगा हुआ है, सेल विल बी के साथ में भी क्या लगा हुआ है, बिफोर लगा हुआ है। इस बात को जरा सा माइंड सेटअप करके रखिएगा। तो जिसमें बिफोर लगा हुआ है, खास करके इज एम आर आ रहा हो और सेंटेंस कंटिन्यूअस को बोध करा रहा हो तो वो 2 नंबर का है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक नंबर टेंस का नाम क्या है, इंडेफिनिट, दूसरे नंबर टेंस का नाम क्या है, इम्परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरे नंबर टेंस को। तीसरे नंबर टेंस का नाम क्या है, तीसरे नंबर टेंस का नाम होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब कार्य, जो हमारा काम होता है, कार्य होता है समाप्त हो चुका या समाप्त हो गया। लेकिन इसके साथ में अगर प्रेजेंट टाइम रहेगा तो है लगा रहेगा, कहीं था लगा रहेगा, कहीं होगा लगा रहेगा। जैसे इसमें चले आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करते हैं तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस भी3 का इस्तेमाल होता है। 3 नंबर में है परफेक्ट, 3 नंबर में मानते हैं, इसमें भी3 का इस्तेमाल होता है, टू हैव का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पास्ट में अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये चीज़ फ्यूचर की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल तो लगेगा ही क्योंकि फ्यूचर है, सेल या विल प्लस हैव, उसके बाद भी3 तब जा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल एक देखा जाए, इसका एक मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे आई हैव टाउट इंग्लिश। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ या मैंने अंग्रेजी पढ़ाया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने अंग्रेजी पढ़ाया था, आई हैड टाउट इंग्लिश। ठीक है, या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका होऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टाउट इंग्लिश। ठीक है, तो एक चीज जरा सा ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस है, 3 नंबर का टेंस है। मैं फिर बता रहा हूं, 1 नंबर में इंडेफिनिट, 2 नंबर में इम्परफेक्ट और 3 नंबर में परफेक्ट। इसको याद रखना बहुत जरूरी है और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हैव के साथ में भी3 इस्तेमाल हुआ है परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस भी3 का इस्तेमाल हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव के साथ भी3 इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये शॉर्टली मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका डिटेल वीडियो मैं दूंगा, लेकिन कब दूंगा ये आप, चूंकि अभी आगे आपके एग्जाम आने वाला है, मैं उसको शॉर्टली तैयारी कराना चाहता हूँ। ठीक है, और जिससे कि आपको मदद मिले, आपके एग्जाम अच्छे मार्क्स है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर आपने सबों ने पढ़ा होगा। चौथा नंबर का नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जरा ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 चीजें मिला हुआ है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, यानी कि परफेक्ट का मतलब तो कुछ कार्य समाप्त हो चुका है या हो चुका होगा,
नहीं, कार्य समाप्त होना, और कंटिन्यूस का मतलब है कुछ काम जारी होना, मतलब कुछ काम समाप्त हो चुका है और कुछ काम जारी है। इसी टेंस को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चौथा नंबर का टेंस है। इसमें इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम में होता है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको टाइम वर्ड जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम वर्ड दिया रहेगा। तो कैसे यूज़ करते हैं उसको? सब्जेक्ट प्लस इसका हैव या हैज़ के साथ में हम लोग बीन लगाते हैं, ठीक है। और क्यों लगाते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बिफोर। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं, लेकिन उसके बाद यूज़ करते हैं सिंस या फॉर। क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर। उसके बाद कोई टाइम वर्ड लगाते हैं। यही चीज़ अगर पास्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हो जाता है, हैड बीन प्लस बिफोर प्लस वही ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी होता है, ठीक है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। तो इसमें कुल मिलाकर सिंपल रूप से आप देख सकते हैं, इसमें सेंटेंस क्या है कि हैव हैज बीन के साथ में बिफोर लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर सिंस या फॉर के साथ टाइमिंग लगा हुआ है। पास्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर हैड बीन के साथ बिफोर लगा हुआ है, सिंस या फॉर के साथ में टाइम वर्ड लगा हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसी चीज़ को आपको समझना जरूरी है। 1 नंबर का नाम इंडेफिनिट है, 2 नंबर का इम्परफेक्ट है, 3 नंबर का परफेक्ट है, 4 नंबर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V5, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 है नॉर्मली। इसके लास्ट में आप ता तेती वाली बातें देखते हैं। पास्ट में ये स्ट्रक्चर है, तो सारे स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखना है। और 2 नंबर इम्परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज एम, इसको बोलते हैं टू बी, और हैव वाले को क्या बोलते हैं? टू हैव, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट रूप से समझने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि इसी के आधार पर अब जब भाई साहब पढ़ेंगे, यदि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको नेक्स्ट जस्ट इसी चैनल पर आपको मैं वीडियो बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि वॉइस को कैसे बनाना है। बस इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि 1 नंबर के टेंस को क्या बोलते हैं, 2 नंबर के टेंस को क्या बोलते हैं, 3 नंबर के टेंस को क्या बोलते हैं। 1 नंबर इंडेफिनिट, 2 नंबर इम्परफेक्ट, 3 नंबर परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर आपको माइंड में सेट करके रखना होगा, ठीक है। और इसी के आधार पर वीडियो में देखेंगे कि वॉइस और नरेशन को कितनी आसानी से हम बना पाते हैं, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें कि हम आपको वॉइस और नरेशन बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, और नए अगर हैं तो क्या करना है बस मैं बताऊंगा नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। टेक केयर।